हम लोग जो है भाग 5 पढ़ रहे थे, है ना। भाग 5 में अनुच्छेद नंबर कहां से कहां तक है? भाग 5 में अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर कहां तक है? 151, जो कि किसको बताता है? संघीय कार्यपालिका। किसको बताता है? संघीय कार्यपालिका को बताता है, जिसमें हमने अनुच्छेद नंबर 52 में पढ़ा था राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से संबंधित हमने बहुत सारे अनुच्छेद याद किए थे। जैसे अनुच्छेद नंबर 52 में भारत का राष्ट्रपति, 53 में कार्यपालिका की समझ शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, 54 में क्या था? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, 55 में क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, 57 में क्या है? पुनः नियुक्ति, 58 में क्या है? योग्यता, और 59 में क्या है? शर्तें, 60 में क्या है? शपथ, और 61 में क्या है? महाभियोग, और 62 में है राष्ट्रपति के रिक्ति के लिए निर्वाचन का समय। इतना पढ़ लिए थे, यह अनुच्छेद था। उसके बाद हमने देखा कि भारत के अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, तो हमने देखा कि 1950 से लेकर 1962 तक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। उसके बाद 62 से 67 तक कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 67 से 69 तक कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। फिर 69 से 74 तक कौन थे? वीवी गिरी। 74 से 77 तक कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। 77 से लेकर 82 तक कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। 82 से 87 तक ज्ञानी जैल सिंह। 87 से 92 तक कौन थे? आर वेंकट रमन। और उसके बाद 92 से लेकर 97 तक कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। 97 से लेकर 2002 तक कौन थे? के आर नारायणन। 2002 से 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम। 2007 से लेकर हमने 2012 तक किन्हें देखा? प्रतिभा पाटिल। 2012 से 2017 तक प्रणब मुखर्जी, और 2017 से 2022 तक रामनाथ कोविंद, और 2017 से 2022 से अब तक कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसमें हमने देखा कि एक राष्ट्रपति ऐसा है जो कि कितने बार बना है? 2 बार। कौन है वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे लंबा कार्यकाल भी किनका है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनके कार्यकाल के दौरान क्या हुई है? मृत्यु। कौन कौन है वो? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। 4 राष्ट्रपति ऐसे हुए जो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। कौन कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति हुए, और वही ज्ञानी जैल सिंह जो है पहले क्या हुए? सिख राष्ट्रपति हुए, है ना। अपने पद में रहते हुए, राष्ट्रपति के पद में रहने वाले जिनकी मृत्यु हुई वो भी कितने राष्ट्रपति हैं? 2 राष्ट्रपति हैं। कौन कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, है ना। 2 क्या है? दलित राष्ट्रपति हैं। कौन कौन है? एक है के आर नारायणन, और एक है कौन? रामनाथ कोविंद। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जो है वो पहली अनुसूचित जनजाति क्या है? राष्ट्रपति है, और साथ ही अनुसूचित जनजाति की पहली महिला राष्ट्रपति है। क्लियर है। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति कौन है? के आर नारायणन। सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति कौन है? के आर नारायणन, है ना। और सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, है ना। नीलम संजीव रेड्डी। और राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध जीतने वाले भी कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, है ना। राष्ट्रपति बनने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, है ना। ज्ञानी जैल सिंह जो है क्या थे? पहले गृह मंत्री थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो वो कौन थे? प्रणब मुखर्जी, है ना। आगे और भी पढ़ेंगे। तो ये हमने राष्ट्रपति के बारे में क्या किया था? जाना था कि कौन कौन कैसे कैसे राष्ट्रपति है। इसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होता है, जो कि अनुच्छेद नंबर किस में लिखा है? 58 में लिखा है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? भारत का राष्ट्रपति हो, है ना। भारत का राष्ट्रपति हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, है ना। और साथ ही क्या लिखे थे? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य ना हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और 35 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो? पूर्ण कर चुका हो। मतलब मैं राष्ट्रपति बनने के योग्य हूं, है कि नहीं है? हाँ, चलो आगे। उसके बाद क्या लिखा, क्या देखे थे? निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 54। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा?
लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्य नहीं, कौन सदस्य? निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा, है ना, संसद के निर्वाचित सदस्य जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है। साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यही दो थे। उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा? 70वां संविधान संशोधन 1992, और इसके तहत किसको जोड़ दिया गया निर्वाचन मंडल में? दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है? यानी 3 प्रकार के लोग जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। पहला कौन है? संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा है 2 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्लियर है? निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। जो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होता है उसको कितना प्रस्तावक चाहिए रहता है? 50। कितना चाहिए रहता है? 50। और कितना समर्थक चाहिए रहता है? 50। और कितना राशि जमा करता है वो? 15,000 रुपए जमा करता है, तब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। और जब चुनाव में खड़ा होता है तो उसको प्रचार के लिए कितना सप्ताह दिया जाता है? 2 सप्ताह दिया जाता है। क्लियर है? अब जब वोट डालने के दिन आता है तो वोट डालने के लिए स्थान क्या चुना जाता है? सांसदों के लिए देश की राजधानी और विधायकों के लिए राज्य की राजधानी। अगर किसी को अपना स्थान बदलना है वोट देने का, तो वो 10 दिन पहले किसको बताता है? निर्वाचन आयोग को बताता है कि मैं अपना स्थान बदलना चाहता हूं वोट देने का, ऐसे करके। और उसके बाद क्या किया जाता है कि चुनाव होता है तो यहां पर एक जने को वोट नहीं देना है, पूरा जितने लोग खड़े रहते हैं उनको वरीयता के हिसाब से वोट देना रहता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय। क्या कहा जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय चुनाव प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है, जिसमें विधायक का अलग मत मूल्य निकाला जाता है और संसद का अलग मत मूल्य निकाला जाता है। तो विधायक के मत मूल्य का कैसे निकाला जाता है? जिस राज्य का वो विधायक होता है उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य के विधानसभा के सीटों, निर्वाचित सीटों की संख्या गुणा 1000। इससे क्या निकालता है? विधायक का मत मूल्य। और सांसद का मत मूल्य कैसे निकलता है? सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग, सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य का योग, और उसको हम भाग देते हैं किससे? संसद के निर्वाचित सदस्यों से। तब संसद का क्या निकलता है? मत मूल्य निकलता है। और इस मत मूल्य के आधार पर जितना टोटल मत मूल्य होता है संसद और विधायक का, जो पहले नंबर पे है उसको 50% से क्या लाना पड़ता है? आगे ज्यादा का मत मूल्य लाना पड़ता है। और अगर पहले स्थान वाला 50% से ज्यादा का मत मूल्य नहीं लाता है तो दूसरी वरीयता के व्यक्ति को क्या बना दिया जाता है? राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ऐसा भारत में एक बार हुआ है, कब? 1969 में, जब नीलम संजीव रेड्डी और किसके किसके बीच चुनाव हुआ था? वीवी गिरी। नीलम संजीव रेड्डी पहले स्थान पर थे और वीवी गिरी दूसरे स्थान, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी का जो मत मूल्य था वो 50% से एबव था क्या? नहीं था। इसीलिए दूसरी वरीयता किसको? वीवी गिरी को क्या बना दिया गया था? राष्ट्रपति। तो दूसरी वरीयता से राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति है कौन? वीवी गिरी। और राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई लड़ाई झगड़ा समस्या उत्पन्न होता है तो उसका निपटारण कहां किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। ठीक है? तो सर्वोच्च न्यायालय में राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव का निपटारण होता है। ठीक, अब राष्ट्रपति चुन के आता है तो उसको क्या दिलाना पड़ता है? शपथ। तो शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाएंगे? अनुच्छेद नंबर 60। और इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किसका है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश छुट्टी में है, कहीं चला गया है, तो उसके स्थान पर कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी कि सबसे सीनियर न्यायाधीश। क्लियर है? और जो राष्ट्रपति है वो संविधान के पालन करने का शपथ नहीं लेता है, वो संविधान की रक्षा करने का क्या लेता है? शपथ लेता है। एकमात्र पद है कौन सा? राष्ट्रपति का, जो संविधान की रक्षा करने का शपथ लेता है। बाकी जितना भी पद पढ़ेंगे, है ना, यहां तक कि पुलिस कांस्टेबल
जो भी शपथ लेगा वो सब क्या करेगा, संविधान के नियमों को पालन करने का शपथ लेता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है संविधान की रक्षा करने का शपथ लेता है। अब शपथ लेके आ गया तब उसको क्या बताएंगे, कार्यकाल, जो कि किसमें है, अनुच्छेद नंबर 56। और अनुच्छेद नंबर 56 में बताया गया है कि जो भी राष्ट्रपति है वो अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए आता है, ठीक है। और अगर बीच में कोई राष्ट्रपति चला गया, टपक गया, तो नया जो राष्ट्रपति आएगा वो भी बचे हुए कार्यकाल के नहीं, अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए आता है। और अनुच्छेद नंबर 57 जो कि पुनः नियुक्ति है, वो ये बताता है कि एक व्यक्ति भारत का कितने भी बार क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति बन गया, 5 साल तक उसको रहना है, तो कितना उसको माल पानी मिलेगा, यानी वेतन। तो राष्ट्रपति का वेतन जो है 2008 से पहले कितना था, 50,000 रुपया महीना। 2008 में बढ़ा के उसको सीधा कितना किए, 1,50,000 रुपया महीना। और 2018 में इसको बढ़ा के डायरेक्ट कितना कर दिए हैं, 5,000 रुपया महीना। राष्ट्रपति जो है कितना महीना कमाता है, 5,000 रुपया महीना कमाता है, वो भी कैसा, टैक्स फ्री। वो भी कैसे रहता है, टैक्स फ्री, है ना। और राष्ट्रपति को कितना वेतन देना है, इसका निर्धारण कौन करता है, संसद। इसका निर्धारण कौन करता है, संसद। और राष्ट्रपति को वेतन कहां से दिया जाता है, संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है, संचित। तो राष्ट्रपति को वर्तमान में कितना वेतन मिलता है, 5 लाख। कौन बताया भैया 5 लाख मिलेगा करके, संसद। और कहां से देते हैं हम लोग उसको, हर महीना संचित निधि से देते हैं। और राष्ट्रपति को कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं, एकदम टैक्स फ्री, ठीक है। अब उसका क्या हो गया, वेतन हो गया। और वेतन के बाद उसका क्या बताएंगे, पद मुक्ति, कि तुम अपने पद को कैसे छोड़ सकते हो। तो पहला कि 5 साल कार्यकाल पूरा हो या चुपचाप पद छोड़ दे, है ना। 5 साल कार्यकाल समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। दूसरा कि स्वेच्छा से वो अपना क्या दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है पद छोड़ने के लिए। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना किसको देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको देता है, लोकसभा के अध्यक्ष को, है ना। अब कार्यकाल खत्म होगा तब वो जा सकता है राष्ट्रपति। और दूसरा कब जा सकता है, जब वो खुद से क्या देगा, त्याग पत्र। और जब वो अपना अतलंगी करेगा, अपना क्या करेगा, शक्ति का दुरुपयोग करेगा, तो भी हम उसको उसके पद से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं, हटा सकते हैं। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 में लिखा है क्या, महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग। और ये महाभियोग जो है किस सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी ला सकते हैं और लोकसभा में भी ला सकते हैं। जिस भी सदन में लाएंगे, है ना, उस सदन के कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, 1/4, यानी 1/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए कि राष्ट्रपति क्या करना है, हटाना है ना। और जिस दिन लाओगे महाभियोग की प्रक्रिया जिस भी सदन में, उसके कितने दिन पहले, 14 दिन पहले उसको लिखित सूचना, राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा, लिखित सूचना देना पड़ेगा 14 दिन पहले कि हम आप लोग के लिए क्या ला रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं। अब वो महाभियोग जो है किसी भी सदन में आएगा तो दोनों सदन में वो कितने बहुमत से पास होना चाहिए, 2/3। कितने है, 2/3। ध्यान से सुनना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभियोग लाना है तो कितने का समर्थन होना चाहिए, 1/4। तब लाओगे, 1/4 लोग बोलेंगे तब तुम क्या करोगे, महाभियोग लाओगे, है ना। और ये आएगा, उसके बाद इस पर बहस होगा, तो दोनों सदन में 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत यानी कि जितने भी सदस्य बैठे रहेंगे, जिस दिन वोटिंग होगा उसके 2/3 सदस्य बोलेंगे कि हाँ राष्ट्रपति को हटाओ, तब ये हटे, यहां से पास हो गया, यहां भी गया, और यहां भी 2/3 बहुमत से बोलेंगे कि राष्ट्रपति को हटाओ, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। क्लियर है। तो ये दोनों चीजें अच्छे से याद रखना। महाभियोग लाना है तो कितना समर्थन, 1/4। जिस सदन में लाया जाएगा, मान लो लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के सदस्यों का 1/4, लोकसभा के सदस्यों का 1/4। और अगर राज्यसभा के लिए राज्यसभा में लाया जाता है तो राज्यसभा के सदस्यों का 1/4 क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। तब आप महाभियोग ला सकते हो। और महाभियोग लाने के बाद 2/3 बहुमत से अगर दोनों सदन में पारित हो गया तो राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अभी तक हमारे देश में किसी भी राष्ट्रपति के लिए लाने की नौबत
नहीं आई है नहीं। जो राष्ट्रपति बनता है एकदम खुश हो जाता है बेचारा, कहाँ से अपना शक्ति दुरुपयोग करेगा, है नहीं। फ्री में 5 लाख रुपया मिला बिना टैक्स के, है कि नहीं। काम भी करना है क्या उसको, नहीं करना है, क्योंकि राष्ट्रपति कैसा होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। चुपचाप बैठे, ले मोन नाम से जब का करना है कर, है नहीं। वो क्या होता है, औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्र का क्या होता है, पहला नागरिक होता है ना। राष्ट्रपति जो है देश का पहला क्या होता है, नागरिक होता है, औपचारिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। और साथ में हमारा जो राष्ट्रपति है वो किस देश के रानी के समान, ब्रिटेन की महारानी के समान है। क्लियर है। चलो आगे। तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, मर गया, त्याग पत्र देख चला गया, है ना। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। तो उसको 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं होता। जैसे ही राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया या वो त्याग पत्र दिया, उसी दिन उपराष्ट्रपति किसका भार संभाल लेता है, राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, वो नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है। तब राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और ऐसा एक बार भारत में हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसका पद संभाला है, राष्ट्रपति का। कब हुआ है, 1969 में, 1969 में। और कौन सा मुख्य न्यायाधीश था, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जिसने राष्ट्रपति का क्या किया है, पद का संभाला है, पद को संभाला है। ठीक है। तो इस तरह राष्ट्रपति को बनाया और क्या किया जा सकता है, उससे पद से हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति जब बनते हैं तो उसको कितनी प्रकार की शक्ति मिलती है, 7 प्रकार की शक्ति मिलती है। कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, है ना। उसके बाद क्या था, सैन्य शक्ति, वित्त शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और आपातकाल की शक्ति। हो गया ना 7। ठीक। तो हमने कार्यपालिका शक्ति में देखा कि भारत की कार्यपालिका का समस्त काम किसके नाम पे होता है, वो अनुच्छेद नंबर 53 में लिखा है ना कि भारत की कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। यानी कार्यपालिका का जितना काम होगा वो सब किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। और कार्यपालिका में जितने भी सदस्य हैं उसमें बहुत सारी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। जैसे कार्यपालिका को संभालने वाला प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सीएजी, महान्यायवादी, है ना। दूसरे देशों में भारतीय राजदूत, राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद उसकी सलाह से मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है। और इसमें महान्यायवादी, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति के किस पर काम करते हैं, प्रसाद पर्यंत पर काम करते हैं, है ना। यदि किसी राज्य का राज्यपाल, उसका ड्रेसिंग पसंद नहीं आता किसको, राष्ट्रपति को, ते धोती कुर्ता पहनता जी मोर पसंद नहीं है, ते इस्तीफा दे, तो इस्तीफा देना पड़ेगा किसको, राज्यपाल। क्योंकि राष्ट्रपति जब बोलेगा राज्यपाल को इस्तीफा दे तो इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उसके किस पर काम कर रहा है, वो प्रसाद पर है। राष्ट्रपति उनसे कभी भी क्या मांग सकता है, त्याग पत्र, इस्तीफा मांग सकता है। किसको किसको, महान्यायवादी को, राज्यपाल को और किसको, मंत्री परिषद को। मंत्री परिषद को कभी भी क्या मांग सकता है, इस्तीफा। इसलिए क्या बोलते हैं कि वो प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। उसके बाद हमने विधायी शक्ति देखा। तो विधायी शक्ति के में हमने देखा कि अनुच्छेद नंबर 85 के तहत संसद का क्या बुलाना हो, सत्र बुलाना हो, संसद के सत्र को सत्रावसान करना हो और लोकसभा का विघटन करना हो। ये पावर किसके हाथ में है, राष्ट्रपति, है ना। राज्यसभा कभी भी विघटित होती है क्या, नहीं। राज्यसभा हमेशा बना रहता है। केवल विघटित कौन होता है, लोकसभा। तो लोकसभा को कभी भी हम क्या कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। और साथ ही मैंने बताया था ना कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसमें केवल एक ही है जो विघटित नहीं होता है, वो कौन सा है, राज्यसभा। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 86 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी एक सदन का या दोनों सदन का एक साथ बैठक बुलाकर उसको संबोधित कर सकता है। उसको कोई भी क्या भेज सकता है, संदेश भेज सकता है। क्लियर है।
और अनुच्छेद नंबर 87 के तहत राष्ट्रपति को पावर है कि वो लोकसभा के पहले बैठक में या प्रत्येक साल में लोकसभा के पहले बैठक में राष्ट्रपति अपना क्या देगा, भाषण देगा। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 331 के तहत राष्ट्रपति को पावर था कि वो क्या कर सकता है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता था, मनोनीत कर सकता था। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन अनुच्छेद नंबर 80(1) के तहत राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को कहां मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, जो किस क्षेत्र से होंगे, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होंगे। उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। क्लियर है। धन विधेयक या इससे संबंधित विधेयक है, राज्य निर्माण संबंधी विधेयक है, राज्य के सीमा क्षेत्र नामकरण में परिवर्तन संबंधी विधेयक है, या कोई जमीन को किसी देश को देना है या किसी जगह से जमीन को लेना है, ऐसा संबंधी कोई भी विधेयक है तो उसको लाने से पहले किसको पूछना पड़ेगा, राष्ट्रपति का अनुमति लेना पड़ेगा। कोई भी अगर क्या आता है, विधेयक आता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही क्या बनता है, अधिनियम बनता है। मतलब संसद जो है कोई कानून बनाना चाहता है, राज्यसभा लोकसभा में पास हो जाएगा, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर अपना साइन नहीं करेगा वो अधिनियम कानून बनेगा क्या, नहीं। तो कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के क्या बाद क्या बनता है, अधिनियम बनता है। तो हर विधेयक, हर प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद किसके पास आता है, राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर कितना प्रकार का अपना वो दे सकता है, शक्ति का उपयोग कर सकता है, 3, 1, 2, 3। अनुच्छेद नंबर 123 में क्या है, वीटो पावर। कौन सा पावर, वीटो, सॉरी 1, 1, 1, 3 बार 1 है ना, 3 तरीके से कर सकता है। मतलब 1, 1, 1 है ना, 3 तरीके से वो जो है उस विधेयक या उस प्रस्ताव पर अपना 3 क्या दे सकता है, निर्णय दे सकता है। तो 1, 1, 1 कौन सा, अनुच्छेद नंबर 111, इसको वीटो पावर बोलते हैं। तो पहला वो विधेयक पर अपना निर्णय क्या दे सकता है कि उसको क्या कर सकता है, मना कर सकता है। जो तुम लोग कानून बनाए हो वो ठीक नहीं है, ऐसा करके उसको क्या कर सकता है, मना कर सकता है। इस पावर को बोलते हैं कौन सा, पूर्ण वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो या पूर्ण वीटो। दूसरा, उस विधेयक पर अपना फैसला ये दे सकता है कि इसको पुनः विचार करो, इसमें कुछ बदलाव करो, ऐसा करके उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। उसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो और हिंदी में निलंबनकारी वीटो, सॉरी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जिसको क्या बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो। ठीक है। और तीसरा, वो अपना निर्णय ले सकता है, ना अनुमति देगा, ना मना करेगा और ना ही उसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा, चुपचाप मोड़ मार के उसको अपने जेब में रख लेगा, है ना, उस पर कोई भी निर्णय नहीं करेगा। उसको बोलते हैं जेबी पॉकेट वीटो। उसको क्या बोलते हैं, जेबी पॉकेट वीटो। और भारत में केवल इस शक्ति का एक ही राष्ट्रपति ने उपयोग किया हो, कौन है, ज्ञानी जैल सिंह। कौन है, ज्ञानी जैल सिंह। जब 1986 में डाक अधिनियम आया था, उस अधिनियम के लिए कोई निर्णय न देते हुए ज्ञानी जैल सिंह ने अपने किस पावर का इस्तेमाल किया था, जेबी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। तो किसी भी विधेयक को के लिए राष्ट्रपति को कौन सा पावर है, वीटो पावर है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 111 के तहत। ठीक है। अब कानून बनाने का काम किसका है, संसद का है ना, संसद का, राज्यसभा और लोकसभा का। लेकिन राज्यसभा लोकसभा में से किसी एक सदन का सत्र नहीं है या दोनों सदन का सत्र नहीं है, और किसी विषय पर कानून बनाने का क्या हो गया, आवश्यकता पड़ गया, किसी विषय पर कानून बनाना है, तो वो अधिकार भी किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 के तहत, यानी अनुच्छेद नंबर 123 के तहत अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, राष्ट्रपति, है ना। और राष्ट्रपति जो है केवल संवर्ती सूची और कौन सा सूची, राज्य संघ सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची, संघ सूची, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्रीय सूची, और एक होता है कौन सा, संवर्ती। इन्हीं विषयों पर, और साथ ही जो तीनों सूची पर नहीं है, जो तीनों सूची में नहीं है, उन विषयों पर कानून बना सकता है कौन, राष्ट्र, यानी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा कौन, राज्यपाल। राष्ट्रपति कौन से सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, राज्य सूची पर जितना विषय लिखा है ना उस पर वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। उसके अलावा जो भी विषय है उस पर अध्यादेश जारी कर सकता है कौन, राष्ट्र, चाहे वो लिखा रहा है चाहे मत लिखा रहा है।
ठीक है, लिखा है तो संघ सूची और संवर्ती सूची के लिए कानून जारी कर सकते, और नहीं लिखा है तो कर सकता है। लेकिन जो विषय कहां लिखा है, राज्य सूची में लिखा है, उसके लिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। क्लियर है। और ये अध्यादेश जो जारी करता है वो 6 सप्ताह यानी 42 दिन के लिए रहता है। इस बीच में राष्ट्रपति को दोनों सदनों का क्या बुलाना पड़ता है, सत्र बुलाना पड़ता है और अवगत कराना पड़ता है कि मैंने इस विषय के लिए क्या किया है, कानून जारी किया, अध्यादेश जारी किया है। अगर उस अध्यादेश को दोनों सदन क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं कि जो कानून बनाए हैं राष्ट्रपति जी ने वो सही है, तो वो फिर परमानेंट क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। वरना ये 6 सप्ताह में यानी 42 दिन में ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, समाप्त। अगर राष्ट्रपति को लगे कि 4 दिन में जो अध्यादेश कानून है उसका जरूरत नहीं है, तो वो उसको कभी भी क्या कर सकता है, वापस ले समाप्त कर सकता है। क्लियर है। तो ये था अध्यादेश की शक्ति। क्लियर है। इसके बाद हमने पढ़ा था कौन सा, न्यायिक शक्ति। और न्यायिक शक्ति में हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद नंबर 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और किसका, अन्य न्यायाधीश की क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। अनुच्छेद नंबर 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और किसका, अन्य न्यायाधीश की वो क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। अन्य न्यायाधीश की क्या कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट के किसकी नियुक्ति कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का। और अनुच्छेद नंबर 217 के तहत, अनुच्छेद नंबर 217 के तहत वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या कर सकता है, नियुक्ति। भाई न्याय से संबंधित लोगों की नियुक्ति कर रहा है तो ये भी उसकी क्या होगी, न्यायिक शक्ति होगी कि नहीं होगी। तो अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 124 के तहत, अनुच्छेद नंबर 124 के तहत वो किसकी नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्याय। और अनुच्छेद नंबर 217 के तहत राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है। और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी क्या हैं मुख्य न्यायाधीश आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश आएंगे उनको शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। शपथ होता है कि शपथ होता है रे था होता है ना, शपथ। हाँ, तो दोनों को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। क्लियर है। अगर राष्ट्रपति, अब भाई राष्ट्रपति कोई भी बन जाता है नहीं, राष्ट्रपति कोई भी बन जाता है, मैं भी बन गया, लेकिन मेरे कानून का जानकारी रहेगा क्या, नहीं। तो कानून संबंधित सलाह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ले सकता है कौन, राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 143, अनुच्छेद नंबर 143 के तहत जो राष्ट्रपति है वो किससे सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। लेकिन उस सलाह को मानना या ना मानना किसके ऊपर है ना, राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है कि कोई केस आया है उसके पास, मतलब कोई प्रस्ताव आया है, कोई कानून बना रहे हैं, लेकिन ये कानून जो है संविधान के हिसाब से सही है कि नहीं है, ऐसा वो किससे पूछ सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। क्लियर है। अब वो भी अपना कुछ जानकारी देगा कि ऐसा है, ये है, वो है, तो उस सलाह को मानना ना मानना किसके ऊपर है, राष्ट्रपति। लेकिन वो कानूनी सलाह ले सकता है किससे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। क्लियर है। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 72 ये राष्ट्रपति को देता है कौन सी शक्ति, क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति मतलब कोई केस में कोई अंदर हो गया है लेकिन फैसला कौन सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट है नहीं। ये खैरागढ़ के न्यायालय में सजा हो गए तो राष्ट्रपति का आवेदन मत लगाओ, क्षमादान सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी केस में किसी व्यक्ति को क्या दे दिया है, सजा दे दिया है, किसी व्यक्ति को सजा दे दिया है कि आज से तुमको 10 साल की सजा है नहीं, तुमको मृत्युदंड की सजा, तो वो सब सजा को माफ कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। इसीलिए कोई घर क्या करो, अपराध करो तो पहले राष्ट्रपति पटाक करो, है कि नहीं है। अपराध जी हो गए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सजा कर दे कोई दिक्कत नहीं है, समय याचना कहाँ लगाएंगे, राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति अपन है नहीं, पहली सेटिंग है तो क्या हो जाएगा, क्षमा। ऐसा नहीं होगा, है नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति अपने विवेक से वो देखता है
कि जिस व्यक्ति ने क्षमा याचना लगाया है उसका अपराध किस प्रकार का है ना, वो अभी कैसा है, सुधरा है कि नहीं सुधरा है, तो ऐसा सब देखता है। तब वो राष्ट्रपति जो है किसी भी अपराधी व्यक्ति जिसका सजा कौन सुनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनाए हैं, उसके 10 साल के सजा को 5 साल, 5 साल के सजा को पूरा फ्री जाओ ऐसे करके, है ना, पूरा छूट भी कर सकता है। और साथ ही साथ अगर किसी को फांसी भी सजा हुआ है, मृत्युदंड का सजा हुआ है, तो उसको भी क्षमा करने का अधिकार किसको है? केवल एक व्यक्ति भारत में जो मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, वो कौन है? राष्ट्रपति। यदि फांसी की सजा हुआ है तो तुमको फांसी की सजा मत दिया जाए, तुमको 10 साल सजा दिया नहीं, छोड़ दे, जान दे, बने हो गए ऐसे करके, वो तुमको फांसी की सजा रहे उसको बाइज्जत बरी करवा सकता है कौन? राष्ट्रपति। क्लियर है? तो राष्ट्रपति के पास है क्षमादान की शक्ति, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सजा हुए अपराधी को वो क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, उसके सजा में कमी कर सकता है, और एकमात्र राष्ट्रपति है जो मृत्युदंड की सजा को भी क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। ठीक है, मृत्युदंड की भी सजा को केवल कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? अब मान लो अब ये वही बताया ना, सेटिंग हो गया किससे? राष्ट्रपति से जी। राष्ट्रपति अपने आदमी बन गए तो वो तो जानेगा ही, लेकिन इससे बचने के लिए भी संविधान ने एक रास्ता खोजा है कि राष्ट्रपति क्षमा तो करेगा लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह से। राष्ट्रपति क्षमा करने की उसको शक्ति है, वो माफ कर सकता है, लेकिन उसको किसका सलाह लेना पड़ेगा? मंत्रिपरिषद। अब तो काका रहा, भतीजा रहा राष्ट्रपति के, वो किससे सलाह लेगा? मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद में सबक सब थोड़ी साथ दे दी, गलत आदमी है ना, तो राष्ट्रपति को भी वहां क्या कर दिया गया है? बांध दिया गया है कि वो पूरा अपने पावर का इस्तेमाल अच्छे से, मतलब गलत तरीके से ना कर सके। इसलिए अनुच्छेद नंबर 72 में उसको क्षमादान की शक्ति है, लेकिन वो क्षमादान भी किससे परामर्श लेके करेगा? मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर करेगा। और एक व्यक्ति केवल एक बार ही क्षमादान के लिए याचिका डाल सकता है नहीं? मान लो 20 साल का सजा हुआ, पहले क्षमा याचना लगाया, 20 साल का कितना हो गया? 10 साल, और फिर क्षमा याचना लगा 10 साल 5 साल, तो थोड़े बार थोड़े बैठे है कि नहीं है? तो एक व्यक्ति जो है एक ही बार क्या कर सकता है? क्षमा याचिका डाल सकता है। अब राष्ट्रपति उसको माफ करे चाहे ना करे, वो हो गया। ठीक है, तो एक ही बार क्षमा याचिका डाल सकता है। क्लियर? तो ये है राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्ति, है ना, क्षमादान की शक्ति। तो राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? बहुत बार पूछा गया है भैया, और डिटेल में समझ में आ गया कि कैसे और किस। यहाँ अपराध कर हुआ, सजा हुई 6 महीना के तेकर बन नहीं डाल सको। सुप्रीम कोर्ट तुमको सजा देगा तभी तुम कहाँ डाल सकते हो? राष्ट्रपति को क्षमादान की याचिका डाल सकते हो। अनुच्छेद नंबर किसके तहत? अब बात करते हैं राष्ट्रपति की पैसा कौड़ी शक्ति, वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति देखो क्या होता है, पैसा कमाते नहीं सब लोग, तो पैसा को 2 अकाउंट रखते हैं। एक कैसा? एकदम इमरजेंसी, एला चुकियल तबे फोड़बो जब घर में कोई आपदा है, ऐसे चुकिया में पैसा डालतो नहीं, और एक ठन अपन पर्स में रखो जितना थे तेला रोज खर्चा पर। वैसी भारत सरकार है, भारत सरकार जो है जो भी पैसा आता है ना, जो भी पैसा आता है उसको 2 तरह से, एक संचित निधि, संचित निधि में जब चाहे तब पैसा डाल लो निकाल लो, रोज खर्चा करे पर जी, पर्स है भारत सरकार। अब ये चुकिया है कौन सा? आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि है ना, ये क्या है? चुकिया है। इमरजेंसी लिखा है नहीं, आकस्मिक है ना, इमरजेंसी फंड। तो आकस्मिक मतलब कोई विपत्ति आएगा भारत में तब इस पैसे का उपयोग करेंगे। क्लियर है? तो चुकिया है तोरे तो तोरे पास रही है नहीं, वो बहिनी के पास, भाई के भाई, ऐसा रहता है क्या? नहीं, है ना, वो चुकिया तोरे हरे तही फोड़बे। वैसी ये चुकिया, एक बार चुकिया किसका है? भारत सरकार। और भारत का प्रमुख कौन है? राष्ट्र। तो ये आकस्मिक निधि का पूरा पावर किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। ठीक है, हाँ, ये संचित निधि का भी चाबी किसके हाथ में रहता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आकस्मिक निधि से पूरा अधिकार किसका रहता है? राष्ट्रपति। आकस्मिक निधि में पैसा निकालना है तो वो कौन निकालेगा? राष्ट्र। लेकिन संचित निधि में पैसा निकालना है, जमा करना है, वो संसद का काम है। जितना आएगा वो सरकार को पता रहेगा, तो सरकार इतना आवक हुआ करके उसको डालेगा, है नहीं? कहीं पे पुल बनाना है नहीं? कहीं पे और कुछ बनाना है, सड़क बनाना है, तो पैसा कहाँ से निकलेगा? संचित निधि से, है ना? पेमेंट देना है तो भी कहाँ से आएगा? संचित निधि से। तो किसी का भी पैसा आना है या पैसा जाना है वो कहाँ से जाएगा?
हाँ, लेकिन चाबी कौन धरे है? उससे अनुमति लेना पड़ेगा। यानी संचित निधि में पैसा जमा कर रहे हो या पैसा निकाल रहे हो, ये कौन काम करेगा? संसद। लेकिन किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, ये संचित निधि। लेकिन आकस्मिक निधि का पूरा अधिकार किसके पास रहता है? राष्ट्रपति के पास रहता है। ठीक है, अब पैसा आता है तो पैसा को बंटवारा करना पड़ता है ना भाई। देखो, हमने टैक्स लिया, केंद्र सरकार ने टैक्स लिया, तो सब पैसा किसके पास? केंद्र सरकार। लेकिन कहां से आया है? राज्यों से आया है। तो केंद्र और राज्यों के बीच पैसों का क्या करना है? बंटवारा करना है। इसलिए 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति एक आयोग बनाता है जिसका नाम क्या है? वित्त आयोग। यही जो है राज्य और केंद्र के बीच पैसे का क्या करता है? बंटवारा करता है। तो ये कितने साल में बनता है? 5 साल में बनता है। ये अनुच्छेद नंबर 280 में है। जब अनुच्छेद नंबर 280 आएगा तब इस वित्त आयोग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पैसे के बंटवारा करने के लिए प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति। क्लियर है? ये है राष्ट्रपति का कौन सा पावर? वित्तीय पावर। दूसरा देखते हैं, सैन्य शक्ति। भारत को युद्ध करना हो, भारत को क्या करना हो? युद्ध करना हो या युद्ध को समाप्त करना हो, है नहीं? शंखनाद फूंक दो, ऐसे बोलते हैं नहीं कौन? कटप्पा को। हाँ तो जो भी युद्ध होता है भारत में, है ना, या भारत को युद्ध को समाप्त करना रहता है, उसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्योंकि ये देश के जो सेना है, रक्षा सेना है, उसका सर्वोच्च क्या होता है? सेनापति होता है ना। देश के सेना का सबसे क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति, है ना। सबसे सभी सेना का सेनापति कौन है? राष्ट्रपति, है ना। सेना को आदेश देता है कौन? सेनापति, है ना। तो सेनापति कौन है हमारे यहाँ का? राष्ट्रपति। ठीक है, तो सैन्य शक्ति रक्षा सेना का सर्वोच्च कमांडर या सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। अब हमारे पास कितने प्रकार का सेना है? 3 प्रकार का, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, है नहीं। तो तीनों लेके थोड़ी देर करीब विचार है कि नहीं है। तो इसके लिए तीनों का एक क्या बनाता है? अध्यक्ष, है ना। थल सेना अध्यक्ष, जल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष। इन तीनों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च पद के अधिकारियों को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसमें 3 लाइन याद रखना कि देश में सर्वोच्च रक्षा सेना का सेनापति या कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। 3 प्रकार के सेना हैं और तीनों सेना के प्रमुख पदों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और भारत में अगर युद्ध है, हो रहा है, होना है, तो युद्ध करो ऐसे करके आदेश कौन करता है? राष्ट्रपति। और युद्ध चल रहा है तो युद्ध समाप्त करो करके आदेश कौन करता है? राष्ट्रपति। क्लियर है? अब देखते हैं कूटनीतिक शक्ति। 6वां शक्ति कौन सा देखते हैं? कूटनीतिक शक्ति। ये कूटनीतिक शक्ति केवल और केवल भारत देश में किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। कूटनीतिक शक्ति दूसरे देशों के साथ किया जाता है ना। दूसरे देशों के साथ क्या किया जाता है? कूटनीति। सुनोगे राजा महाराजा लोग, ऐसा कूटनीतिक शब्द राजा महाराजा वाले काल में होता था। तो एक राजा दूसरे राजा के लिए जो शक्ति इस्तेमाल करता था उसको क्या बोलते थे? कूटनीति। तो भारत देश जो है दूसरे देशों के साथ जो भी संधि समझौता करेगा वो कूटनीतिक शक्ति में आएगा। तो जितना भी संधि समझौता होता है दूसरे देश के साथ, वो किसके नाम पे होता है? ठीक है। दूसरे देशों में हम अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं जिसको क्या कहा जाता है? राजदूत। उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरे देशों से कोई आता है राजदूत तो उसका स्वागत भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये सब दूसरे देशों के साथ जितना भी काम होता है वो किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति के नाम पे होता है। इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति? कूटनीतिक शक्ति। कौन सी शक्ति बोलते हैं? कूटनीतिक शक्ति। ठीक। अब राष्ट्रपति का जो 7वां शक्ति है वो कौन सा है? आपातकाल की शक्ति, है ना। और पूरा आपातकाल की शक्ति का वर्णन है किसमें? भाग 18 में। याद करो, भाग 18 आपातकाल की शक्ति, अनुच्छेद नंबर 352 से लेकर 360। यानी राष्ट्रपति का एक शक्ति है जो कि पूरा एक भाग में लिखा हुआ है। तो पूरा एक भाग को तो अभी नहीं पढ़ सकते। तो राष्ट्रपति का जो 7वां शक्ति है जो कि भाग 18 में लिखा है, तो यहीं पर हम राष्ट्रपति की 7वां शक्ति के तहत किसको पढ़ लेंगे? पूरा भाग 18 को पढ़ लेंगे। तो आज नहीं, उसको पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही।